नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम भारतीय मूर्तिकला के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मौर्यकालीन मूर्तिकला का चैप्टर शुरू किया था और हमने देखा था कि 323 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चले इस मौर्यकालीन मूर्तिकला के काल में कला के अध्ययन को दो भागों में हम बांट रहे हैं, राजकीय कला और लोक कला। ये बात हम कर चुके हैं। उसमें हम देख रहे थे कि ये जो मूर्तिकला की जो परंपरा प्रारंभ हुई राजकीय मूर्तिकला की, वो अशोककालीन स्तंभों से शुरू हुई, जिसमें बाखीरा के सिंह स्तंभ की हम बात कर चुके हैं और संकिसा के गज स्तंभ की हम बात कर चुके हैं। उन बाखीरा के सिंह स्तंभ और संकिसा के गज स्तंभ में जो कमियां थी, वो कमियां धीरे धीरे ये परंपरा आगे चलकर और पुष्ट होती जाती है। और यहाँ पर जो ये परंपरा जो विकास की ओर बढ़ती है, तो रामपुरवा के वृषभ स्तंभ की बात करें तो रामपुरवा जगह का नाम है, रामपुरवा के वृषभ स्तंभ की। रामपुरवा के वृषभ स्तंभ में जो स्तंभ मिला है, उस रामपुरवा के वृषभ स्तंभ में जो वृषभ की आकृति है, वो वृषभ की आकृति बलिष्ठ मांसपेशियां उसमें नजर आती है। क्या नजर आती है? बलिष्ठ मांसपेशियां, यानी बेल की जो आकृति है वो इतनी सुगठित नजर आती है। बलिष्ठ मांसपेशियां, जैसे हम किसी बेल को देखते तो उसकी जो बॉडी फिटनेस है, उसकी जो मांसपेशियां हमें दिखती है, वो मांसपेशियां भी हमें स्पष्ट नजर आती है रामपुरवा के वृषभ स्तंभ में। और उन्नत ग्रीवा, यानी कि खिंची हुई, ऊंची उठी हुई गर्दन, उन्नत ग्रीवा। ये उसकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको रामपुरवा के वृषभ स्तंभ की, कि यहां पर कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई। उन्नत ग्रीवा अत्यंत नैसर्गिक लगती हैं। ये जो दो बातें हैं ये बहुत स्वाभाविक लगती हैं, यानी वो जो मूर्ति बनी है वो बहुत स्वाभाविक लगती है। स्वाभाविक प्रतीत होती है, वो बहुत स्वाभाविक तरह से आया है इसमें। तो इस युग तक आते आते कलाकार पशुओं के अंकन में सिद्धहस्त हो गए थे, यानी इस दौर तक आते हुए। किस दौर की बात कर रहे हैं? रामपुरवा के वृषभ स्तंभ के बनने के दौरान। तो इस समय तक जो मूर्तिकार था, कलाकार था, मूर्तिकार पशुओं के अंकन में सिद्धहस्त हो गया। पशुओं के अंकन में सिद्धहस्त हो गया। था रामपुरवा के वृषभ स्तंभ के बनने के आते आते, यानी ये परंपरा जो प्रारंभ हुई सालों में, वो धीरे धीरे उसको विकास उसका इतना हो गया था कि वो पशुओं के अंकन में सिद्धहस्त हो गया। लौरिया नंदनगढ़ का जो सिंह स्तंभ है, वो भी, उसमें भी जो सिंह है, लौरिया नंदनगढ़, यहां से प्राप्त जो सिंह स्तंभ है, उसमें भी जो सिंह की आकृति है, उस सिंह स्तंभ की आकृति में भी जो सिंह बैठा हुआ है वो स्वाभाविक मुद्रा में बैठा हुआ है। उसमें कंधे के जो लहराते केश, यानी आपने शेर देखा होगा तो उसके गले के जो झब्बर झब्बर बाल होते हैं, तो वो जो केश हैं उसके, वो केश लहराते हुए केश हैं। आगे के जो दोनों पांव हैं जिससे वो टिक कर बैठा हुआ है, वो बिल्कुल तने हुए नजर आते हैं। क्षीण कटी, चौड़ा वक्ष स्थल, ये सब सिंह के स्वाभाविक गुण उसमें नजर आते हैं। कौन कौन से हैं यहां मैं आपको एक बार लिख देता हूं। तो कंधे पर जो बाल हैं वो लहराते हुए हैं, अग्रपाद यानी आगे के जो पांव हैं वो तने हुए हैं। और क्षीण कटी मतलब कमर पतली, क्षीण कटी। और इसके अलावा
चौड़ा वक्ष स्थल, चौड़ा वक्ष स्थल यानी आगे का जो सीना है वो चौड़ा है। ये ऐसे स्वाभाविक गुण हैं जो सिंह की आकृति में आपको होने चाहिए। ये स्वाभाविक गुण उसमें विद्यमान हैं, ये स्वाभाविक गुण विद्यमान है किसमें? लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ में। ये सारे जो गुण हैं ये लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ में विद्यमान है। तो इसका मतलब रामपुरवा के वृषभ स्तंभ की जो कला जहां पर ये विकसित नजर आती है, उसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ और आगे के जो मूर्ति शिल्प है उनमें ये बात स्पष्ट नजर आने लगती है। और यही बात सांची और सारनाथ के स्तंभों पर मूर्तिकार ने क्या खास बात हुई है, सांची और सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है उस पर मूर्तिकार ने 4-4 सिंहों की आकृतियां बनाई है। यानी यहां पर तो एक एक आकृति है, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह की एक आकृति है, रामपुरवा के वृषभ स्तंभ में एक वृषभ की आकृति है, लेकिन सांची और सारनाथ में, सांची और सारनाथ के जो स्तंभ हैं, सांची और सारनाथ में जो स्तंभ बने हैं, स्तंभ हैं, उनमें इन पे 4-4 आकृतियां बिठाई है, 4-4 सिंहों की आकृतियां हैं, सिंह आकृतियां हैं। ये खास बात थी सांची और सारनाथ के सिंह स्तंभों में, दोनों ही जगह पर। यहाँ के जो स्तंभ बने उसमें एक तो आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिसको मान्यता मिली हुई है वो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसको हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर 4-4 सिंहों का रचना इन्होंने की है, जिसे नीचे वृत्ताकार पट्टी में 4 विभिन्न पशुओं को मैंने आपको बताया था कि किस तरह से है। एक बार मैं वापस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि वो जो स्तंभ बना है वो किस प्रकार से है, उसको आप एक बार देख लीजिए। ये बात हम कर चुके हैं, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्तंभ की रचना किस प्रकार से होती थी, या जो पशु आकृतियां हैं वो किस प्रकार से बनती थी। यहाँ पे मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इसी पे एक्चुअली देखिए, सबसे पहले इसको हम 3-4 भागों में बांटते हैं। एक टेक्निकली आप इसको देख लें। सबसे पहले जो होती है ये कहलाती है चौकी। ये चौकी है। इस चौकी के नीचे जो होता है एक गोल रस्से जैसी आकृति होती है जो कहलाता है कंठा। इसमें ऐसे ये होता है, ये तो कहलाती है चौकी। ये कहलाता है कंठा। कंठे के नीचे जो होती है वो होती है बैठकी या घंटाकृति। इसकी जो आकृति होती है वो कमल के दल के समान होती है। इस तरह की आकृति इसकी होती है। इसके नीचे होती है एक मेखला, यानी कि एक राउंड। ये कहलाती है घंटाकृति। या इसको बोलते हैं बैठकी। और इसके नीचे जो आकृति है ये कहलाती है मेखला। मेखला। और मेखला के नीचे जो शुरू होती है वो होती है लाठ। यहां से जो स्तंभ का भाग शुरू होता है, जिसपे स्तंभ बनता है, ये पूरा का पूरा जो एक पत्थर से बनता है, ये कहलाती है लाठ। तो ये इसका टेक्निकल वर्ड है। अब
इसमें यहां से यहां तक का, इस जगह से लेके और यहां मेखला तक का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये चौकी, कंठा, घंटा गति, मेखला, ये सब आ जाते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं आपका परगहा बोलते हैं, इसको बोलते हैं परगहा। ये परगहा कहलाता है, यहां से और यहां तक का हिस्सा जो है वो परगहा कहलाता है, इतना हिस्सा। तो ये इसका वो टेक्निकल आपको मैंने बताया। अब यहां पर जो बात थी वो सांची और सारनाथ के सिंह स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमने कह रहे हैं कि इस पे 4-4 सिंहों को बिठाया गया है। तो 4-4 सिंहों को बिठाने के अलावा इसमें क्या हुआ था कि नीचे की जो वृत्ताकार पट्टी है, यानी कि ये जो पट्टी है, इसको हम ऊपर से देखें तो ये आपको नजर आएगी इस तरह से। ये एक वृत्ताकार पट्टी है जो आपको इस तरह से गोल नजर आएगी, यानी कि एक पत्थर की चौकी नुमा बनाई हुई है ये। तो इसमें चारों तरफ, यानी यहां इसके पीछे इधर और इधर, यहां इसमें 4 पशुओं की, अलग अलग पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। उत्कीर्ण करने का मतलब ये उकेरी गई हैं। तो यहाँ जो सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों का नीचे, 4 सिंहों का ऊपर, इसके ऊपर जो 4 सिंहों की रचना की उन्होंने, इसमें हम देखते हैं कि जो सिंह स्तंभ है, उसके अग्रपाद यहाँ पर तने हुए हैं। ये इधर एक, यहाँ पर भी आपको ये नजर आएगा ये, और इस तरफ भी ये शेर की आकृति जिसके पैर आगे की तरफ निकले हुए हैं। इस तरह से ये 4 सिंहों की आकृतियां, एक के पीछे एक, इसके पीछे भी उधर एक है। और इस जो ये वाली जो स्थिति है यहां पर उसने क्या किया है कि 4 अलग अलग सिंहों को उकेरा है, अलग अलग मुद्राओं में 4 भिन्न भिन्न पशुओं को यहाँ पर उत्कीर्ण किया है। और ये चारों जो शेर हैं ये पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और इस जगह पर 4 अलग अलग जो पशुओं की आकृतियां हैं, उसके पीछे जो यहां से दिखेगा नहीं, तो इस तरह से 4 उत्कीर्ण इस बैठकी के ऊपर उसने उकेरे हैं। ये खास बात थी किसकी? सारनाथ के स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये इनकी जो निर्माण में है, वहां पर बहुत उन्नत मुद्राओं में और 4 विभिन्न पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है। इनका निर्माण ओजपूर्ण शैली में हुआ। और नीचे की चौकी में क्या क्या 4 बने हुए हैं, जैसे ये 4 जो जगह बताई मैंने आपको, इसमें वृषभ, घोड़ा, सिंह और हाथी बने हुए हैं। सारनाथ के सिंह स्तंभ में सिंहों के शारीरिक सौष्ठव में, यानी हम सारनाथ के स्तंभ की बात कर रहे हैं, ऊपर का ये वाला हिस्सा अभी मैं पहुंच देता हूं थोड़ा सा, ये बाकी आप देखिए, कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखता हूं यहां पर। तो ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, इस सारनाथ के सिंह स्तंभ में, इस सारनाथ के सिंह स्तंभ में जो सिंह बने हैं, उसमें सिंहों का जो शेर जो बने हैं, यानी सिंह जिसको हम बोलेंगे, इन सिंह के शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सौष्ठव, यानी इनकी जो बॉडी फिटनेस है, उसमें नसों का खिंचाव, यानी जो शेर को आप देखेंगे, उस आकृति को देखेंगे तो उसकी जो बॉडी तनी हुई है, उसमें नसों का खिंचाव तक भी इसमें स्पष्ट नजर आता है। गर्दन के जो लहराते केश हैं, वो मौर्यकालीन मूर्ति कला का गर्दन से लहराते केश, ये तने हुए अग्रपाद, यानी आगे के पांव, ये उन्नत किस्म यहां पर उसकी आपको देखने को मिलेगी मूर्तिकाल की। ये सब चीजें जो है वो मूर्तिकार की उत्कृष्ट कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है, कलाकार की उत्कृष्ट प्रतिभा को दर्शाती है, प्रतिभा को दर्शाते हैं।
मूर्तिकार की उत्कृष्ट प्रतिभा को दर्शाते हैं। ये कौन कौन सी चीजें कि ये जो शेर की आकृतियां बनी है, इसकी जो खूबियां हैं वो इसकी कलात्मक प्रतिभा के परिचायक हैं। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अशोककालीन मूर्तियों को तराशने की विधि को और चमक को तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय बताया है। यानी यहाँ पर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो हैं वो इनका बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस मूर्तियों की जो तराशने की विधि है, इनको गढ़ने की जो विधि है वो, और इसमें जो चमक है जिसके बारे में हम विशेषताओं की बात करते हुए देखेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली 1 या 2 वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो सकते, इसको हम 3-4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस बात को आप रेगुलरली इसको देखें, बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा। तो आनंद कुमार स्वामी इन स्तंभों की जो बात करते हुए कहते हैं कि इनके तराशने की विधि और इन पर जो चमक है, ये मौर्यकालीन मूर्तियों पर जो चमक आई है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो वो बहुत ही प्रशंसा उसकी करते हैं। और निहार रंजन राय के शब्दों में कहा गया है कि प्रतिरूपण की प्रमाणशीलता में मांस की कोमलता और भीतर बह रही जीवन धारा का पूरा बोध इन पशुओं की प्रतिमाओं में झलकता है। यानी कि इनकी विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। तो ये कुछ खास बातें थी जो राजकीय कला के रूप में जो स्तंभ है, अशोककालीन स्तंभ है, उसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें वीडियो में मैं आपके लिए कुछ फोटो में आपके इस वीडियो के अंत में डालूंगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि किस किस तरह के ये स्तंभ और ये बने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो मूर्तियां थी वो सांची और सारनाथ के स्तंभों तक आते आते, यहां तक आते आते कलाकार इनके रचना में सिद्धहस्त हो गया था, कुशल हो गया था। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला की बात करते हुए हमने अभी राजकीय कला की चर्चा की है। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे लोक कला की। अभी हम राजकीय कला की बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके फोटो में इसके साथ डालूंगा, उसको आप देखिए, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की ये कला थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।